सारे अपराध का ठेका यादवों ने ले रखा है। आप बताइए, कोई कथा भागवत करने जा रहा है तो वो अपने नाम के आगे पंडित नहीं लगा सकता, नाम के पीछे शास्त्री नहीं लगा सकता, लेकिन जो जाति विशेष के लोग हैं उनको खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ने वाला शास्त्री होता है और कथा भागवत या वेदों का ज्ञाता पंडित होता है। ये बात तो भैया सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अब किसी यादव ने अगर वो शब्दों का इस्तेमाल कर लिया तो साहब उस पर कोहराम कट गया, उस पर पूरी तरीके से ये जो लॉबी है, खास तौर से जो ये गोदी मीडिया की लॉबी है, ये हावी हो रही है। अब आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पे क्या डिबेट चल रही है। न्यूज़ चैनल पे क्या ये इस तरह की डिबेट होनी चाहिए? न्यूज़ चैनल में चर्चा ये होनी चाहिए कि आखिर 21वीं सदी के भारत में, जब देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों जाति को लेकर, धर्म को लेकर इस तरह से आपस में वैमनस्यता का माहौल बढ़ता जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश में भी हुई। वहाँ एक लोधी समाज के व्यक्ति को उसका सर मूंडा गया। ठीक इसी तरह की घटना वहाँ भी एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को जलील किया गया और उसके पक्ष में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए तो उनके खिलाफ भी मोहन यादव जी ने FIR कर दी। तो यहाँ मामला ऐसा है कि अपराध करने वाला तो सुरक्षित है, वो बेखौफ घूम रहा है क्योंकि सरकार से उसे संरक्षण प्राप्त है, और जो व्यक्ति अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, सरकार उसी को पुलिस के जरिए पकड़ पकड़ के जेल में डलवा रही है। आपने शंकराचार्य का बयान सुना कि पूजा पाठ करने का जो हक है वो ब्राह्मण को ही होना चाहिए? बिल्कुल। कथा का भी, हाँ, पूरा ठेका इन्हीं लोगों को दे दो। ये जो चंद हैं, जो शंकराचार्य लोग बैठे हैं, इन्हीं को पूरे देश का ठेका दे दो। ना अब देश में संसद चलेगी, ना न्यायपालिका चलेगी, ना कार्यपालिका चलेगी। जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितनी प्राइवेट कंपनी है, सब बंद कर दो। ये शंकराचार्य फूंक मारेंगे, ये तपस्या करेंगे और इसी से देश चलेगा। ऐसी जो पोंगा पंडिताई चल रही है, इस तरीके के जो कठमुल्लापन चल रहा है, इसी ने देश का सर्वनाश किया है। बहुत से लोग तो ये देश में टेक्नोलॉजी की बात नहीं होनी चाहिए, देश में विज्ञान की बात नहीं होनी चाहिए, देश में तर्क की बात नहीं होनी चाहिए। देश में बात क्या होनी चाहिए कि मोनोपोली सारी की सारी कुछ चंद मुट्ठीवर लोगों को पकड़ा दो, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को, शंकराचार्य जी जैसे लोगों को, यही लोग देश चलाएंगे। संसदें तो बेकार है, जो विधानसभाएं हैं ये तो सब बेकार है। राजभर का बयान सुना आपने? देखिए, राजभर तो अभी इस समय कठपुतली बने हुए हैं। अच्छा। उनको तो अपनी मंत्री पद की जो कुर्सी है वो बचानी है, क्योंकि मामला ऐसा है, अब यूपी में चुनाव भी आने वाला है और उनके हिस्से में जो एक सांसदी की सीट आई थी उस पर उनका लड़का गया था हार। तो अपने आप को बचाने के लिए राजभर ने पूरे पिछड़े समाज और पूरे राजभर समाज को बीजेपी के हाथों गिरवी रखवा दिया है। यही हाल है बीजेपी के और जो घटक दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, इस तरह के जो नेता हैं उन्होंने पूरे पिछड़े और दलित समाज को बीजेपी के यहाँ नीलाम कर दिया है। और ये दुर्भाग्य है देश का कि लोग इनको समाज का नेता मानते हैं और ये लोग बीजेपी के नेता बन जाते हैं और ये लोग मनवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने किया, थाने का विरोध करना या फिर उस गांव में जाके धमकियां देना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बाद पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ दिया, आप कौन सा संविधान से चल रहे हैं? देखो, मैं नहीं, मेरी बात मत करो। मतलब वो एक तरीके से वो जो चंद भटके हुए युवा हैं, अब वो पता तो करो कि वो लोग हैं कौन। अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना होगा। अब यहाँ आपने अखिलेश यादव जी का जिक्र नहीं किया कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जो इस तरह की उपद्रव करने वाले लोग हैं, जो इस तरह गाड़ियाँ तोड़ने वाले लोग हैं, जरा उनकी जानकारी तो लो कि ये लोग हैं कौन। जो यादव बने घूम रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता मिलेंगे, ये बीजेपी की बी टीम है जो माहौल खराब करने के लिए वहाँ पहुँच गई है, और बीजेपी द्वारा ही प्लांटेड लोग हैं जो वहाँ गए हैं। अगर नहीं है तो इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रही है सरकार? आखिर जांच से क्यों डर रही है? मुख्यमंत्री जी जांच से क्यों डर रहे हैं? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई और ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है, बीजेपी द्वारा इसको मुद्दा बनाया गया है, आरएसएस द्वारा इसको मुद्दा बनाया गया है, तो इसकी जांच करवाओ। जांच से किस बात का डर है? चलिए थोड़ा मानसिकता पे जाते हैं कि आपने बोला 21वीं सदी है, सर मुड़वा देना,
क्या यही भारत है, यही राम राज्य है? इसी को बनाना चाह रहे हैं। रामराज तो बहुत ठीक था। जो रामराज की एक परिकल्पना अगर उसको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी थी कि जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार था। रामराज ये कहता है, रामराज का जो श्लोक है मोटा मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, यानी कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ ना रहे। और तकलीफ देखिए वो तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं तो आपको सिर्फ सार बता रहा हूँ कि राम राज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ गरीब व्यक्ति है, दलित व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति है, शोषित है, वंचित है, उसको बराबरी का अधिकार हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार हो, उसको हर तरह की नौकरी का, बिजनेस का, आपस में रोटी बेटी का संबंध हो। इस तरह की परिकल्पना को हम रामराज कह सकते हैं। और आधुनिक रामराज जो है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, वो संविधान राज है। अगर आज की डेट में राम जी होते तो निश्चित तौर पे वो संविधान को मानते। संविधान राज्य एक ही बात है। देखो अब आधुनिक बात हो रही ना, 5,000 साल पुरानी बात कहाँ हो रही है। आप जैसे लोग ही तो उस मनवाद को बढ़ावा देते हैं। आप जैसे लोग ही तो उस जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। रामराज में क्या व्यवस्था थी बताओ ना जरा पहले। अब देखो पीछे क्यों जा रहे हो आप? आपने कहा दोनों सेम आप पीछे क्यों जा रहे हो आप? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आधुनिक युग में संविधान राज ही असली रामराज है। मैं किसी चीज को, मैं संविधान को मानता हूँ, क्योंकि भाई जब रामराज था क्या नहीं था मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। और बराबरी का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। तो संविधान ही रामराज है और संविधान के राज को ही मजबूत करना चाहिए। जो सत्ताधारी दल है उसको संविधान को मजबूत करने के लिए जो भी काम करना पड़े। अब वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने, और ब्राह्मण समाज भी ना कह के हम ये कह सकते हैं कि वो जो एक मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो मनवादी व्यवस्था के लोग किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी सोच के हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इटावा की घटना के बाद आप अपने आप को हिंदू मानते हैं शूद्र? देखिए मैं तो अपने आप को इस देश का नागरिक मानता हूँ। अब जाति में पैदा हो गया तो जाति तो नहीं बदल सकता। यादव जाति में अगर मैं पैदा हुआ हूँ, और हर व्यक्ति को अपने जाति पे और अपने धर्म पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपने जाति का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, वो किसका होगा? और कब तक भागते फिरोगे? कोई भी व्यक्ति है, अब मान लो अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ये उसका अपराध नहीं है। कोई अगर दलित परिवार में पैदा हुआ तो ये उसका गुनाह नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप मानवता को मानिए, आप देश के संविधान को मानिए, आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखिए, आप मनुष्य के बीच में भेद ना करें। तो जो ये ब्राह्मण समाज के जो पुरुष और महिला, जो वहाँ के पर्टिकुलर उस गांव के लोग हैं, वो इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं और उनका सपोर्ट देने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को कुछ इस तरह की इनके खिलाफ सजा हो कि एक समाज में संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, उसको सताया ना जाए। चलिए पहले छींटों से शुद्धि करना, उसके बाद वो बहुत भी महिला, देखिए वो बहुत गलत है। अब वो महिला ने खुद बोला है या उसके पति या परिवार के लोगों ने बुलवाया है। वैसे मेरे हिसाब से तो एक महिला को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, हो सकता है उसे भी नेता बनना हो, उसे भी फेमस होना हो, तो फेमस होने के लिए इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं कि क्या पता मुझे ही विधायकी की टिकट मिल जाए। मामला ये भी तो चल रहा है कि हर व्यक्ति अपने आप को फेमस करने के लिए मर्यादाएं लांघ रहा है, कुछ भी बोल देता है। किस तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े नेता तक इस तरह के उल जलूल बयान दे देते हैं। ऊंच नीच का जो भेदभाव है अभी भी जिंदा है। ऊंच नीच का भेदभाव हमारे देश में तब तक जिंदा रहेगा जब तक ये आरएसएस समाज में रहेगा। आरएसएस जब तक मजबूत रहेगा तब तक देश में भेदभाव रहेगा, क्योंकि आरएसएस एक जातिवादी और मनवादी व्यवस्था का संगठन है और ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये एक अलग चर्चा का विषय है। आरएसएस के बारे में हम बात करें तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन कुल मिला जुला के हम ये मानते हैं कि जो आरएसएस के प्रमुख थे
उन्होंने जो बंच ऑफ थॉट्स लिखी है, तो हर दलित को और हर पिछड़े को वो बंच ऑफ थॉट्स किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता लगेगा कि जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो नागपुरी चित्पावन ब्राह्मण हैं, वो लोग पूरे देश के दलित और पिछड़ों को किस तरीके से और उनके प्रति उनकी सोच क्या है। हालांकि हिंदी बेल्ट के भी जो ब्राह्मण हैं, उन्हें भी वो लोग ब्राह्मण नहीं मानते, उन्हें भी वो लोग शूद्र के बराबर ही मानते हैं। आरएसएस की जो शाखा है और आरएसएस जो संस्था है, उसके जितने भी प्रमुख हुए हैं वो सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मण ही हुए हैं। वो नागपुर की बेल्ट में जो ब्राह्मण होते हैं, वही लोग अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। तो जब तक ये जातीय श्रेष्ठता हमारे देश में रहेगी, इस तरह की घटनाएं गाये बगाए होती रहेंगी। अब इसमें सबसे अच्छा जो इसका उपाय है वो ये है कि देश का दलित और पिछड़ा और आदिवासी और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो संविधान की तरफ ध्यान रखें और अपने देश के संविधान को मजबूत करें।